नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दक्ष एजुकेशन पॉइंट में। हम पढ़ रहे थे वैदिक गणित, और वैदिक गणित में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाग ज्ञात करना। और भाग ज्ञात करने की जो आपके 3 विधियां हैं जो कोर्स में, एक तो पहली विधि है सूत्र निखिलम विधि द्वारा भाग, दूसरा है सूत्र परावर्त्य, और तीसरा है आपके ध्वजांक विधि द्वारा भाग। भाग विधियों की हम देखिए, भाग विधियों में सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ रहे हैं निखिलम विधि और सूत्र परावर्त्य विधि। दोनों को एक दूसरे के कंपैरिजन में, दोनों विधियां एक दूसरे के बिल्कुल मिलती हुई विधियां हैं, इसीलिए हम इसको दोनों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सी विधि में क्या होता है और कौन सी विधि में क्या। दोनों में तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए, इस भाग में मैं लिखता हूँ निखिलम विधि। निखिलम विधि, और इस भाग में मैं लिखता हूँ सूत्र परावर्त्य विधि। देखिए, इन दोनों विधियों के अंदर पहली जो बात है दोनों में, वो क्या अंतर है। देखिए, जब भाजक 5 से बड़ा हो, जब भाजक क्या हो, 5 से बड़ा, इसमें क्या होगा, भाजक 5 या 5 से क्या हो, 5 से छोटा हो। पहला तो अंतर ये हो गया कि जब भी हमें कोई भी संख्या मिलती है, जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, मान लीजिए 13 45 भाग देते हैं 98 का, क्योंकि हमने जो भाजक लिया है ये भाज्य है और ये क्या है आपका भाजक। तो भाजक के सारे अंक है वो क्या है, 5 या 5 से बड़े, 5 या 5 से बड़े हो, तो ये विधि काम करती है आपकी निखिलम विधि। अब दूसरी बात में यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं 13 58 और भाग कर देते हैं 113 से। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। यहाँ पे देखिए, भाजक के अंक है वो 5 या 5 से बड़े हैं, और इसमें क्या है 5 से छोटे हैं। सभी भाजक के सारे अंक क्या है, 5 से छोटे। जब 5 से छोटे हो तो ये सूत्र परावर्त्य विधि, और जब बड़े हो तब निखिलम विधि। तो ये सबसे बड़ा अंतर ये है। अब देखिए, इनको शुरू करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका भाजक है, भाजक के आधार पे आपको क्या मानना है, आधार, और यहाँ पे भी क्या करना है, भाजक के आधार पे आधार निकालना है। यहाँ पे भाजक कितना है 98, यहाँ पे भाजक कितना है 113। इसको देख के आधार मानना है, और यहाँ पे भी भाजक को देख के क्या मानना है, आधार। तो यहाँ पे हमने आधार कितना लिया, 100, कितना लिया 100, और यहाँ पे भी हमारा आधार कितना है, आधार कितना होगा 100 ही होगा, क्योंकि 113 भी क्या है 100 के पास में है संख्या, और 98 भी क्या है 100 के। अब देखिए, इसके 3 खंड बनते हैं। दोनों विधियों में 3-3 खंड बनाते हैं हम। ये बना दिया, और इसमें भी क्या करना है आपको, 3 खंड बनाने हैं।
प्रथम, मध्य या द्वितीय और तृतीय खंड। इसमें भी क्या लिखते हैं हम? प्रथम, मध्य या द्वितीय और इसे कहेंगे तृतीय खंड। अब हमें प्रथम खंड में दोनों विधियों के अंदर आपको क्या लिखना है? भाजक को लिखना है। तो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा भाजक कितना है? 98 और यहाँ पे कितना है? 113 लिख दिया। अब अभी तक कोई विधि में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल परिवर्तन यही था कि 5 से छोटे अंक भाजक में है तो ये विधि और 5 से बड़े हैं तो निखिलम विधि। अब तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे? जो भाज्य के सारे अंक हमारे पास शेष पड़े हैं और इसमें भी भाज्य के सारे अंक शेष पड़े हैं। तो अब देखिए तृतीय खंड के अंदर प्रथम खंड में आपने जो लिख दिया उसके बाद आपको तृतीय खंड में अंक लिखने हैं। तृतीय खंड में कितने अंक लिखेंगे? जितने आधार में 0 है, यहाँ पे हमारे पास आधार में 2 0 है, इसके मतलब भाज्य का इकाई और दहाई 2 अंक यहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 0 इसीलिए 2 अंक। आधार 1000 होता है तो 3 अंक लिखते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे? आधार कितना है? 100, 2 0। तो तृतीय खंड के अंदर इकाई और दहाई के 2 अंक यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ लिख दिया आपने 58 लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? इकाई और दहाई 2 अंक लिखे जाएंगे 45। और जो भाज्य के शेष जो अंक है वो मध्य खंड में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 45 तो यहाँ लिख दिया तृतीय खंड में, क्योंकि आधार में 2 0 थे। अब यहाँ 13 बच गया, उसको कहाँ लिखेंगे हम? मध्य खंड में लिखेंगे 13 को। और इसमें भी देखिए 13 को कहाँ लिखेंगे? मध्य खंड में लिख देंगे। लिख दिया। अब देखिए अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों विधियों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब देखिए निखिलम विधि में यहाँ आपको निकालनी है पूरक संख्या। क्या निकालनी है? पूरक संख्या। और ये पूरक संख्या कैसे निकलेगी? ये निकलेगी आधार में से भाजक को घटाने से। जैसे ही आधार में से हम भाज्य को घटाएंगे यहाँ आएगा 0 2 अंक यही लिखना है। इसमें 1 अंक आ रहा 2, इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे? 0। अब इसकी बात हो गई पूरी। इसमें देखिए इसमें भी क्या करना है? वही भाजक में से आधार को क्या करना है? निकालना है। तो कितना आ रहा है भाजक हमारे पास? इसमें देखिए भाजक में से ये निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे तो हम भाजक और आधार के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस है, यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम? भाजक में से आधार को घटाते हैं। तो हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का 1 प्लस का 13 आ गया, प्लस का 13 आ गया। इसमें परावर्त्य के अंदर आपके जो चिन्ह है वो परिवर्तित होते हैं। बस इसी विधि में ये इतना ही अंतर है कि परावर्त्य विधि के अंदर चिन्ह जो होते हैं पूरक संख्या के वो क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। तो अब देखिए हमने जो पहला काम यहाँ पे निकाला पूरक संख्या, यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ परिवर्तित होता भी नहीं है। यहाँ पे केवल दोनों के बीच का अंतर देखना है, 2 का अंतर है, लिख दिया। यहाँ पे आपको भाजक में से आधार को निकालना है। कितना आया? प्लस 13। ये विधि क्या कहती है कि जो भी पूरक संख्या आ रही है, जिस चिन्ह में भी आ रही है, माइनस में आ रही है या प्लस में, उसको आप परिवर्तित कीजिए। धनात्मक है तो ऋणात्मक में करिए और ऋणात्मक है तो धनात्मक में करिए। तो हम क्या करेंगे? इसको ऋणात्मक में क्या कर लेंगे? परिवर्तित कर लेंगे। पॉजिटिव आ रहा था, इसको हमने नेगेटिव में चेंज कर लिया है। अब देखिए क्या करना है। अब दोनों विधियों में सेम प्रोसेस है। जो भी मध्य खंड का जो पहला अंक है उसको सीधा का सीधा आपको नीचे लिख देना है। लिख दिया। इसमें भी क्या करते हैं हम? सीधा का सीधा मध्य खंड के पहले अंक को हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये लिखने के बाद जो ये संख्या आ रही है इसका हमें गुणा करना है
इस पूरक संख्या के साथ। और यहाँ पे जो संख्या आ रही इसका भी गुणा करना है, जो परिवर्तित होने के बाद जो पूरक संख्या या विचलन आ रहा है उसके साथ गुणा करना है। तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 और 2 का क्या आएगा 2। इसमें क्या लिखेंगे, 1 का जब -1 से होगा तो -1, 1 का जब -3 से होगा तो -3 हो गया। अब 3 और 0 को जोड़ना है और यहाँ लिखना है, लिख दिया। अब इस 3 का भी वापस किसके साथ गुणा करना है, इस विचलन के साथ। यहाँ पे 3 और -1 को सरल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इस 2 का भी हमें क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है। जैसे ही हम 2 का -1 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ हमने पहले अंक लिख दिया था। अब जो अंक लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, उसके अगले वाली अंक के नीचे लिखा जाएगा। जैसे हमने 1 लिख दिया था, फिर गुणा करने के बाद इससे आगे वाले अंक पे लिखा था। अब इसको सरल करने के बाद इससे अगले अंक के नीचे हम लिखना है। तो 2 का -1 के साथ किया तो -2, 2 का -3 के साथ किया तो -6। यहाँ पे 3 का जब 0 के साथ होगा तो अब इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार यहाँ से शुरू किया तो अब की बार कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। 0 और 3 का जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब 5 और 6 को जोड़ा तो कितना आया, 11 का 1 हासिल, 1 और 4 5, 5 और 2 7, कितना आया 71। अब आपको देखना है कि ये जो मध्य खंड में जो हमें 13 प्राप्त हुए हैं उसे तो हम कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं तृतीय खंड में जो हमें प्राप्त हो रहा है उसे कहते हैं शेषफल। उसे क्या कहते हैं, शेषफल। अब देखिए इसमें भी जो मध्य खंड में आ रहा है उसे कहते हैं हम भागफल, और जो तृतीय खंड में आएगा क्या आएगा, देखिए 8 को और -6 को सरल किया तो क्या आया 2, 5 में से -5 घट गए, कितना आया 0,2, और इसे हम क्या नाम देंगे, शेषफल। 0,2 शेषफल, और 12 क्या है, भागफल। और इसमें क्या है 13 भागफल और 71 क्या है, शेषफल। जब भी शेषफल हमारे पास आ जाता है वहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये रखनी है कि जो शेषफल आ रहा है वो आपके जो भाजक है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी शेषफल आ रहा है वो इस भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होता है तो उसमें से एक बार भाज्य को घटा के इसमें भागफल क्या कर लेते हैं, एक ऐड कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ अगर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 71 की जगह क्या आ जाता है, ऐसा प्रश्न होगा किसी में, तो यहाँ आ गया मान लीजिए 99 आ गया, तो 99 शेषफल है वो 98 से क्या आ रहा है, बड़ा, और 99 शेषफल बच रहे हैं, मतलब 98 का भाग इसमें एक बार तो लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 13 और 1 बार और जाएगा, भाग 14 हो जाएगा, और शेषफल यहाँ पे कितना घट जाएगा, एक बार भाग गया तो 0,1 आ जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये दोनों विधियाँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब देखिए इन दोनों विधियों के बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे ध्वजांग विधि, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट विधि है। अब इन दोनों विधियों को आपको क्या करना है, जो भी आपके एग्जाम्पल किताब में या बुक में कहीं पे भी दिए हुए हैं उनकी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। मेरे हिसाब से इन दोनों विधियों का प्रश्न आपके कभी भी गलत होगा नहीं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, और 29 जून तक 10वीं का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है 30 तारीख को, उससे पहले वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकें, जिससे कि परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त हो। थैंक यू।